गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एरर डिटेक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उस एरर डिटेक्शन के अंदर हमने एरर कैसे आती है उसकी बात की थी और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे थे। हमने वीआरसी की बात की थी। वीआरसी के अंदर लिमिटेशन थी कि सिंगल बिट एरर आ जाएगी तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, यदि मल्टीपल बिट एरर के अंदर इवन नंबर ऑफ एरर्स आ जाए तो डिटेक्ट नहीं हो सकती, ऑड नंबर ऑफ एरर्स आ जाए तो डिटेक्ट हो जाएगी। इतना हम पढ़ चुके थे। आगे हम एलआरसी के ऊपर आते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेक। इसके अंदर देखिए जो डाटा होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ बिट्स निकले। वहाँ तो क्या था कि अलग अलग बिट्स आई थी। देखिए ये डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर यहाँ बिट आई थी। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर बिट्स आई थी और वो इसके अंदर डाटा के अंदर ऐसे ही ट्रांसमिट होगी। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ एक ब्लॉक बनेगा, पूरा रिडंडेंसी का भी एक ब्लॉक बनेगा यहाँ। तो उसके अंदर से हम क्या करेंगे कि रिडंडेंसी वहाँ इसके साथ लगा के भेजेंगे। वो कैसे कैलकुलेट होगा वो अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। इसके अंदर ये देखिए, सपोज करो कोई डाटा है, डाटा 111 एक मिनट सॉरी डाटा है 111001111 ठीक है, 1111011 ये मैं पूरा लिख लेता हूँ। देखिए मैंने लिख लिया यहाँ, कंप्लीट मैंने लिख लिया यहाँ पे। ये एक बिट स्ट्रीम थी, एक डाटा था जो हम, एक मैसेज था जो हमने भेजना है। इस मैसेज के हमने ब्लॉक्स बना लिए, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स बना लिए 8 बिट के। अब इन ब्लॉक्स को क्या किया, इस तरीके से लिख लिया। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद लास्ट में ये मैंने लिख लिया। वैसे ऊपर नीचे ही लिख लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ये तरीका है इसका कैसे कैलकुलेट होता है। वैसे ये कंप्यूटर को करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर तो इसका फर्स्ट बिट उठाएगा, इसका उठाएगा, इसका उठाएगा, इसका उठाएगा, अपने आप उठा ले। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन होती है। ये देखिए 1111 ये सभी 1 है। देखिए यहाँ पे एक्सोर गेट का आपको बताना चाहिए, एक्सोर गेट कैसे काम करते हैं। एक्सोर गेट के अंदर 2 इनपुट यदि हैं और उसके अंदर यदि आप 0 लगा दोगे तो यहाँ 1 आता है, ठीक है। और 1 लगा दोगे 0 लगा दोगे तो 0 आएगा, 0 लगा दोगे 0 आएगा, 1 लगा दोगे तो 1 आएगा, 10 लगा दोगे तो भी 1 आएगा और 11 लगा दोगे तो 0 आएगा, 11 लगा दोगे तो 0 आएगा, ठीक है। ये यहाँ रूल है एक्सोर गेट का। तो आप ये मानो आपने एक्सोर ही करने हैं, तो यहाँ से इन दोनों का एक्सोर 0, इन दोनों का एक्सोर 0 और जो आया उनका एक्सोर भी 0। इसका करोगे तो ये अकेला 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा। आप ये कह सकते हो यदि इवन नंबर ऑफ 1 मिले, ठीक है, तो आपको 0 मतलब 0 हो जाएगा। और ऑड में मिलेगा तो 0, ऑड में मिलेगा तो 1 और इवन में मिलेगा तो 0। वैसे भी आप करके देख सकते हो, इन दोनों का एक्सोर और इन दोनों का एक्सोर, जो रिजल्ट आ जाए उनका एक्सोर, ऐसे करते जाओ। इन दोनों का एक्सोर 1 और इन दोनों का एक्सोर 0 और जो रिजल्ट आ जाए इससे और इससे, उन दोनों का एक्सोर करोगे तो 1 आएगा। इन दोनों का एक्सोर 1, इन दोनों का एक्सोर 0, इन दोनों का एक्सोर 0, 0 और 0 का एक्सोर करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, देखिए 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 आ जाएगा, नहीं 1, ये 3 है ना तो 1, ऑड है
तो 1 आएगा, इवन है तो 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आपकी रिडंडेंट बिट आ गई। ठीक है, ये आपकी रिडंडेंट बिट आ गई, रिडंडेंट बिट्स आ गई। अब ये बिट्स इसके साथ लगा के, यहाँ लगा के, वो तो प्रोटोकॉल में डिसाइड होगा कहाँ शुरू में लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, जहाँ भी लगेगी वहाँ लगा के आप साथ में भेज दोगे। 1 0 1 0 1 0 1 0, ये लगा के आपने साथ में भेज दी। रिसीविंग एंड के ऊपर ये सारा रिसीव होगा और उसके बाद वहाँ इसको चेक किया जाएगा, वहाँ पर इसको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद क्या होगा, ये जो सभी यहाँ पर उसमें क्या होगा, फिर ये और ये, इन सभी को ऐड किया जाएगा। समझ रहे हो, इन सभी को ऐड किया जाएगा। अभी तो आपने क्या किया था, अब तक आपके पास डाटा था, आपने डाटा का एडिशन किया। इसको एडिशन की बजाय आप एक्सोर कह सकते हैं, ठीक है, या एडिशन विदाउट कैरी बोलते हैं इसको, एडिशन विदाउट कैरी। तो आपने इसका एडिशन किया, एडिशन करने के बाद आपने ये रिडंडेंट बिट निकाली और इसको यहाँ भेज दिया। रिसीविंग एंड के ऊपर इन सब को रिसीव करके, इन सभी को रिसीव करके, और उसके बाद सभी ब्लॉक्स को ऐड किया जाएगा रिसीविंग एंड के ऊपर। ठीक है, रिसीविंग एंड के ऊपर क्या होगा, 1 1 1 0 0 1 1 1, और उसके बाद सेकंड टर्म, ये मैं साफ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ सेकंड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म 1 1 0 1 1 1 0 1, ऐसी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और लास्ट में जो टर्म आएगी 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये लास्ट में क्या है, रिडंडेंसी, ये सारी आ जाएंगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको फिर वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। यहाँ सभी जीरो आनी चाहिए, यहाँ सभी जीरो आने चाहिए। यदि सभी जीरो आ जाते हैं तो इसका मतलब एरर नहीं आई, सभी जीरो आ जाते इट मीन्स एरर नहीं आई, और यदि सभी जीरो नहीं आते तो इट मीन्स एरर आ गई, इट मीन्स एरर आ गई। ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ट्रांसमिटिंग एंड के ऊपर जब आप करोगे तो क्या होगा कि सिर्फ जो डाटा के 4 ब्लॉक्स बने हैं, यहाँ तक डाटा के जो 4 ब्लॉक्स बने हैं उनको आप ऐड करोगे, एडिशन विदाउट कैरी बोलते हैं इसको, ऐड करोगे, और उसके बाद जो ये बना है तो रिडंडेंट बिट्स हैं, रिडंडेंट बिट्स को आप साथ लगा के भेज दोगे। रिसीविंग एंड के ऊपर जाके इनके दोबारा से ब्लॉक बनेंगे, दोबारा से ब्लॉक बनने के बाद इनको दोबारा से उसी तरीके में, उसी पैटर्न में लिख लिया जाएगा। लेकिन अब साथ में आपके अब साथ में वो भी होगा, क्या बोलते हैं इसको, एरर भी, सॉरी, रिडंडेंट बिट भी होंगी साथ में, रिडंडेंट ब्लॉक जो बना था वो भी होगा। ठीक है, मेरा ध्यान थोड़ा राइटिंग में था, इसके अंदर लिखने में, पूरा लिख देता हूँ इसको सो दैट आपको समझ आ जाए। 0 1 0 0 1, यहाँ से एक बिट छूट गई कहीं पे, 1 0 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसका आंसर यहाँ पर 1 1 1 1, तो यहाँ 0 आएगा। सारे 0 आ रहे हैं, देखिए आप, सभी 0 आ रहे हैं। यदि सभी 0 आ गए तो एरर नहीं है, यदि सभी 0 आ गए तो एरर नहीं है, और यदि 0 नहीं आते तो एरर है। जहाँ पर भी एरर आएगी, इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसमें क्या चीज़ अच्छी है VRC से, इसमें VRC से ये चीज़ अच्छी है कि सपोज करो एक के अंदर ही 2 एरर आ गई, इसमें यहाँ भी एरर आ गई और यहाँ भी एरर आ गई,
तो वो भी चेक हो जाएंगी। VRC में यदि एक ही ब्लॉक के अंदर 2 जगह एरर आ गई या इवन नंबर ऑफ प्लेसेस के ऊपर एरर आ गई तो वो डिटेक्ट नहीं हो सकती थी। LRC के अंदर 2 जगह पे, 4 जगह पे, 8 जगह पे, 6 जगह पे यदि एरर आ गई तो डिटेक्ट हो जाएगी। लेकिन कंडीशन यहाँ ये है, लिमिटेशन इसके अंदर भी है, कंडीशन ये है कि 2 ब्लॉक्स के अंदर सेम जगह पे एरर नहीं आनी चाहिए। 2 ब्लॉक्स में सेम जगह पे एरर आ गई तो वो डिटेक्ट नहीं आएगी। 3 में आ गई तो पता लग जाएगा, 3 ब्लॉक्स के अंदर सेम जगह पे एरर आ गई तो पता लग जाएगा। 4 ब्लॉक्स में सेम जगह पे एरर आ गई तो नहीं पता लगेगा। मीन्स इसमें यहाँ एरर आ गई और नीचे वाले में या इसमें या किसी में भी इसी जगह पे एरर आ गई, सेम प्लेस पे एरर आ गई तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, ये वाली एरर डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं कि एक ब्लॉक के अंदर यदि मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर एरर आ गई तो डिटेक्ट हो सकते हैं विद द कंडीशन दैट कि किसी और ब्लॉक के अंदर सेम प्लेस के ऊपर एरर नहीं हो। ठीक है, तो से इवन नंबर ऑफ ब्लॉक्स के अंदर सेम प्लेस के ऊपर एरर नहीं होगी, ऑड नंबर ऑफ ब्लॉक्स के अंदर सेम प्लेस पे एरर आ जाएगी तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसके अंदर LRC इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ डिटेक्टिंग द ब्रेस्ट एरर्स। ठीक है, ब्रेस्ट एरर को डिटेक्ट करने की टेंडेंसीज की ज़्यादा है। 2 bits in 1 data units are damaged and 2 bits in exactly the same position in the another data unit are also damaged. The LRC checker will not detect an error. 2 के अंदर यदि आ गई तो डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन 3 में आ गई तो डिटेक्ट कर लेगा, 4 में आ गई डिटेक्ट नहीं करेगा, 5 में आ गई डिटेक्ट कर लेगा। 5 ब्लॉक्स में सेम प्लेस पे एरर आ गई उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 3 ब्लॉक्स में सेम प्लेस पे एरर आ गई डिटेक्ट कर लेगा। और यदि एक ब्लॉक में डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर है और दूसरे में भी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर है तो वो सारी डिटेक्ट हो जाएंगी। तीसरे में यदि डिफरेंट प्लेसेस पे डिटेक्ट हो जाएंगी, लेकिन सेम प्लेसेस के ऊपर यदि आ गई और वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स सेम प्लेस के ऊपर, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जिन ब्लॉक्स के अंदर एरर आई यदि वो इवन है तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, ऑड है डिटेक्ट हो जाएगी। LRC और VRC साथ साथ दिखा रखे हैं। LRC के अंदर जो चेकिंग होती है, जो बिट रिडंडेंट बिट बनती है वो इस तरीके से कैलकुलेट होती है ऐसे, और जो VRC के अंदर कैलकुलेट होती है वो इस तरीके से कैलकुलेट होती है। ठीक है, ये इसका मेथड है। उसके बाद है इन सभी के अंदर जो लिमिटेशन थी वो कोशिश की है उसको इम्प्रूव करने की कि कैसे इम्प्रूव हो सकती है, वो है CRC के थ्रू, साइक्लिक रिडंडेंसी बिट। साइक्लिक रिडंडेंसी बिट के अंदर क्या होगा कि कोई डाटा होगा, डाटा n बिट का होगा, सॉरी डाटा सम नंबर ऑफ बिट्स, सपोज करो k नंबर ऑफ बिट्स है, k नंबर ऑफ बिट्स का डाटा होगा और यहाँ जो है डिवाइजर होगा। ठीक है, डिवाइजर होगा इसके अंदर, और डिवाइजर जो होगा ना उसके अंदर क्या है, देखिए ये डाटा है, सपोज करो ये डाटा की बिट्स हो गई k, इसके अंदर हम एडिशनल कुछ बिट ऐड कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, और वो कितनी बिट कर देंगे, n बिट इम्प्लांट कर देंगे। यहाँ कितनी कर देंगे अपनी तरफ से ही, n बिट, n क्या है, 0 है, सारी 0 लगा दी। वैसे इस साइड की बजाय वो इस साइड लगाते हैं हम 0, ये सारी 0 इस साइड लगा देंगे हम। ठीक है, वो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तब देख लेंगे। तो अपनी तरफ से n बिट लगा दी, n बिट कितनी भी हो सकती है। डिवाइजर जो होगा, उस डिवाइजर बनाने का एक रूल है, डिवाइजर बनाने का एक रूल है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको डिवाइजर कैसे बनता है। लेकिन जो डाटा है क्या होता है, डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर और क्वोशिएंट, ये 4 चीज़ होती है ना। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड किया जा रहा है। तो जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा, डाटा प्लस साथ में जो n बिट्स 0 की जो आपने इम्प्लांट की हैं वो सारा क्या होगा, डिविडेंड होगा। डिवाइजर क्या होगा, जितनी n बिट की 0 लगाई है आपने, सपोज करो 3 0 लगाई है तो 4 बिट का यहाँ डिवाइजर होगा। और उसके बाद क्या है, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हम 3 बिट का रिमाइंडर लेंगे, फिर
3 बिट का जो रिमाइंडर लेंगे वो हम डाटा के साथ लगा के भेज देंगे। अब फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये लेफ़्ट या राइट वो डिपेंड करता है आपके प्रोटोकॉल में कहाँ है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, जब आप रिडंडेंट बिट निकाल रहे हो, इसको सीआरसी बोलते हैं, जब आप सीआरसी निकाल रहे हो, सीआरसी की बिट्स कैलकुलेट कर रहे हो, तब उसको राइट साइड में लगा के तब कैलकुलेट किया जाता है। वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है मैं बताऊँगा। अब देखिए, अब यहाँ जब जाएंगे रिसीविंग एंड के ऊपर तो पूरा डाटा रिसीव हुआ, सीआरसी यहाँ लगा हुआ है, सीआरसी की बिट्स लगी हुई है, रिडंडेंट बिट लगी हुई है, लेकिन जब आप उसको डिवाइजर से दोबारा डिवाइड करके देखोगे तो उसको रिडंडेंट इसको लास्ट में यहाँ लगाओगे। यहाँ लगाने के बाद आप उसको कैलकुलेट करोगे और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यदि 0 रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब आपका डाटा ठीक रिसीव हुआ है, और यदि 0 नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि आपका डाटा ठीक से रिसीव नहीं हुआ, वहाँ एरर आ गई बीच में कुछ। के बिट का फ्रेम है, मैसेज बोल सकते हो इसको। एन बिट का एक सीक्वेंस जनरेट होगा, फ्रेम चेक सीक्वेंस बोलते हैं इसको। रिजल्टिंग फ्रेम जो कितना होगा वो k प्लस एन का होगा। के का मैसेज था, मैसेज कितने का था, के का, ये मैसेज था, ठीक है। और ये एन का, एन बिट का क्या हो गया, ये हो गया FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो टोटल क्या होगा साइज, डिविडेंड बनना है इसको, k प्लस एन लेंथ हो गई आपके फ्रेम की। और जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, डिवाइजर n प्लस 1 बिट का होगा। डिवाइजर जो होगा वो n प्लस 1 बिट का होगा, ठीक है। तो वो n प्लस बिट का जो डिवाइजर बनेगा उसका एक पर्टिकुलर तरीका है, ऐसा नहीं है डिवाइजर कुछ भी हो जाएगा, उसका एक पर्टिकुलर रूल है। तो रिमाइंडर जो भी आएगा वो n बिट का ही आएगा, n बिट का साथ में लगा के उसको पूरा कोड बन जाएगा, मैसेज बन जाएगा, उसको साथ में लगा के भेज देंगे। एक्चुअल में जो FCS है वो जब रिमाइंडर आने के बाद जब साथ लगाया जाता है फाइनली तभी बनता है वो, ठीक है। द रिसीवर देन डिवाइड्स द इनकमिंग फ्रेम बाय द सेम नंबर। जिस डिवाइजर से सेंडर ने डिवाइड करके देखा था उसी नंबर से रिसीवर डिवाइड करके देखेगा, और उस टाइम वहाँ कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। यदि रिमाइंडर आ जाता है तो इसका मतलब एरर है वहाँ। देखिए, सपोज करो आपका डाटा ये था, सपोज करो ये आपका डाटा था 100100, ये आपका क्या था, मैसेज सिग्नल था। डिवाइजर हमने ये बना लिया। डिवाइजर बनाने का रूल मैं अभी बताऊंगा क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये मानो ये आपने डिवाइजर बना लिया। यहाँ डिवीजन भी स्पेशल टाइप की है। 3 बिट मैंने यहाँ लगा लिया अपनी तरफ से, 3 मतलब n बिट्स, ये k बिट्स हैं। ये कितने थे, ये हैं k बिट्स, ये हैं n बिट्स, ये थे k और ये है n। ध्यान से समझना इसको। अब क्या है, इससे डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करते हुए हम वो जो सिंपल मैथमेटिक्स में हमने डिवीजन सीखा उसको भूल जाओ एक बार। उसमें क्या था कि ऊपर नंबर छोटा है तो नीचे बड़ा नंबर नहीं आ सकता, यहाँ वो भूल जाओ रूल। बाइनरी डिवीजन का भी रूल भूल जाओ। ये एक्चुअली बाइनरी डिवीजन, एग्जैक्टली जो बाइनरी डिवीजन वो ये ऐसी नहीं होती, ठीक है। अब क्या है देखिए, यदि फर्स्ट बिट जहां आप डिवाइड कर रहे हो वहां यदि फर्स्ट बिट आपको 0 मिलती है तो ये 0 पे चला जाएगा, और यदि आपको 1 मिलती है तो 1 पे जाएगा। ये फर्स्ट बिट 1 है तो 1 जा पे चला गया। अब जो सब्ट्रैक्ट करना है वो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना होता है। यदि यहाँ पर एक्सोर करना आपने, ये मानो सिर्फ सब्ट्रैक्शन नहीं करना, एक्सोर करना है। इसका एक्सोर 0, इसका एक्सोर 0, इसका एक्सोर 1 और इसका एक्सोर 0। लास्ट वाली बिट आप हमेशा छोड़ सकते हो, हमेशा लास्ट वाली बिट छोड़ दो। ये बिट हमेशा छोड़ दो। फिर 0 उतार लिया, फिर ऐसे ही किया, फिर 0 उतार लिया, फिर ऐसे ही किया, फिर 0 उतार लिया, फिर ऐसे ही किया। यहाँ आ जाओ। अब लास्ट वाली बिट तो आप हमेशा छोड़ते ही आए हो, लास्ट वाली छोड़ दो। आपको सिर्फ 3 नीचे लेके आनी है। अब देखिए, ये 0 है
मैंने कहा था फर्स्ट बिट को देखिए, फर्स्ट बिट यदि 1 है तो 1 पे जाएगा, 0 है तो 0 पे जाएगा। अब 0 पे जाएगा, 0 पे जाएगा तो 0 पे जाएगा और यहाँ पे 0 आ गया। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब ये आ गया। फाइनली जब सारे 0 कंज्यूम हो गए तो फाइनली रिमाइंडर ये बचा। अब रिमाइंडर जो ये बचा है तो इसका मतलब जो ये आपने अपनी तरफ से 0 0 लगाए थे तो इस प्लेस के ऊपर ये 0 0 1 रख के चला रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा अब, और ये इसके साथ लग के डाटा मैसेज के साथ लग के ये ट्रांसमिट हो जाएगा। जब ये ट्रांसमिट हो जाएगा तो रिसीविंग एंड के ऊपर नंबर क्या पहुंचा, रिसीविंग एंड के ऊपर नंबर क्या पहुंचा, 1 0 0 1 0 0 0 0 1 ये नंबर पहुंचेगा। ठीक है, ये नंबर पहुंचेगा। इस नंबर में और इस नंबर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया। तो अब देख लो, आप दोबारा डिवीजन करके देखोगे इसको, इससे दोबारा डिवीजन करके देखोगे किससे, सेम नंबर से 1 1 0 1। तो आप देख लेना यहाँ तक जब आप आओगे ना, यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ लास्ट में 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यदि आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है डिवाइड करने पे, यहाँ रिमाइंडर 0 है, 0 0 0 रिमाइंडर आता है, तो इट मीन्स यहाँ कोई भी एरर नहीं आई, और यदि ऐसा नहीं होता तो एरर आ गई। अब जो डिवाइजर बनाने का क्या तरीका है, डिवाइजर बनाने के लिए पॉलिनोमियल यूज करते हैं, और पॉलिनोमियल जो यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल ऐसी होनी चाहिए जो x से डिविजिबल ना हो, x से डिविजिबल ना हो, ठीक है, और x + 1 से डिविजिबल हो। ऐसी पॉलिनोमियल आपने लेनी है। अब मैं आपको डिवाइजर बनाने का तरीका बता रहा हूं। मैंने कहा था डिवाइजर, कोई भी नंबर डिवाइजर नहीं हो सकता, एक रूल होगा कुछ जो डिवाइजर बनाने के लिए यूज होगा। तो डिवाइजर ऐसा बनाया जाएगा जो x + 1 से, अब मैं इससे बताऊंगा ये नंबर कैसे बना, बाइनरी नंबर कैसे बने तो बाद में बताऊंगा। ये पहले आप एक बार बाइनरी कोई भी पॉलिनोमियल देख लीजिए। ऐसी पॉलिनोमियल लीजिए जो x से तो डिवाइड ना हो, x से डिविजिबल ना हो, और x + 1 से डिविजिबल हो। तो ये जो नंबर है वो x + 1 से डिविजिबल है, ये पूरा जो है ये x + 1 से डिविजिबल है। आप ऐसा नंबर लीजिए। वो पॉलिनोमियल जब आप लोगे तो अब इसका नंबर लिखने का तरीका देखिए क्या है। ये x⁻7, इसका मतलब 1, जहां भी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखो सीक्वेंस में आप बढ़ोगे x⁻0 x⁻1 x⁻2 x⁻3 x⁻4 अप टू x⁻7 तक बढ़ना है आपने। बड़े से बड़ा नंबर x⁻7 है, तो सारे नंबर आएंगे बीच में। अब जो नंबर आ गए x⁻0 का मतलब 1, जो नंबर आ गए वो तो लिखे जाएंगे। ये नंबर आ गया ये लिखा जाएगा, ये आ गया ये लिखा जाएगा। x⁻3 नहीं आया तो उसकी जगह 0, x⁻4 नहीं आया उसकी जगह 0, x⁻5 आ गया उसकी जगह 1, x⁻6 नहीं आया तो उसकी जगह 0, x⁻7 आ गया तो उसकी जगह 1। ठीक है, तो आपने ऐसा नंबर लेना है। ये अब नंबर बन गया, एक डिवाइजर है। नाउ दिस इज डिवाइजर। डिवाइजर बनाने का ये तरीका है। एक पॉलिनोमियल बनाओ शुरू में, जो पॉलिनोमियल x से डिवाइड ना हो, x + 1 से डिवाइड हो जाए, x + 1 से डिविजिबल होगी, x से डिविजिबल नहीं होगी, और उसके बाद उस पॉलिनोमियल के अंदर आप कंप्लीट उसका जब मैप लिखोगे तो जो टर्म्स नहीं आई उन जगह पे आप 0 लगा दोगे, और जो टर्म्स आ गई x⁻0 से लेके जहाँ तक वो पॉलिनोमियल मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पावर तक चल रही है वहाँ तक के सारी सीक्वेंस चेक करो। जो चीज़ उसमें नहीं आई उस इक्वेशन में, उन जगह पे आप 0 रख दोगे, बाकी सब जगह पे 1 रख दोगे। तो ये एक डिवाइजर बन गया। कुछ डिवाइजर ये हो सकते हैं, ये डिवाइजर हो सकता है, ये डिवाइजर हो सकता है, ये डिवाइजर हो सकता है, ये डिवाइजर। CRC12 का मीनिंग मतलब क्या है? CRC12 का मीनिंग ये है कि इसके अंदर जो फ्रेम चेक सीक्वेंस जो आएगी, ये फ्रेम चेक सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, FCS
फ्रेम चेक सीक्वेंस आएगी वो 12 बिट की है, इट मीन्स 12 बिट की है वो यहाँ पर। और यदि मैंने ये 12 बिट की फ्रेम चेक सीक्वेंस आई तो इसका मतलब जो डिवाइजर होगा वो 13 का होगा। याद रखना, CRC 12 का मतलब डिवाइजर 13 का, CRC 16 का मतलब डिवाइजर 17 का, और ये एक्सटेंडेड है, ITU एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो यहाँ के अंदर भी 17 का, और इसके अंदर 33 बिट का डिवाइजर होगा। जो फ्रेम चेक सीक्वेंस जो बनेगा वो 32 बिट का बनेगा, जो आपके डाटा के साथ लग के जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं, और इसके अंदर इसकी कुछ एडवांटेज या लिमिटेशन जो है, क्या अब तक हमने जो इससे पहले जो किए थे उसके अंदर मैंने उसका ये बताया था कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस एनालिसिस किया था, ठीक है। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर परफॉर्मेंस ये, CRC कैन डिटेक्ट ऑल ब्रस्ट एरर्स दैट अफेक्ट एन ऑड नंबर ऑफ बिट्स। ऑड नंबर ऑफ बिट्स के अंदर कोई भी यदि एरर आ गई तो उन सब को डिटेक्ट कर लेगा। पहली चीज़, सारी पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। परफॉर्मेंस क्या है, CRC कैन डिटेक्ट ऑल द ब्रस्ट एरर्स ऑफ लेंथ लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, यहाँ डिग्री क्या है, सपोज करो यहाँ क्या डिग्री है, एक मिनट, यहाँ क्या डिग्री है 12, यहाँ क्या डिग्री है 16, यहाँ क्या डिग्री है 16, यहाँ क्या डिग्री है 32। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की लेंथ का या उससे कम लेंथ की कोई भी एरर आ जाए, कोई भी एरर आ जाए, मतलब इवन नंबर ऑफ एरर हो या ऑड नंबर ऑफ एरर हो, कैसी भी एरर आ जाए तो उनको डिटेक्ट कर लेगा। CRC कैन डिटेक्ट विद ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ब्रस्ट एरर्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यदि सपोज करो हम ये CRC ये यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर क्या हुआ कि एरर, आपकी जो एरर की लेंथ है वो 12 से ज़्यादा की आ गई, उसमें एरर जो है वो 12 से ज़्यादा है, तो इस केस के अंदर भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो डिटेक्ट हो जाएगी। तो मैंने 3 चीज़ बताई, ऑड नंबर ऑफ एरर चाहे कितनी आ जाए, कितनी भी आ जाए, डिटेक्ट हो जाएंगी, और लेंथ जितना आपके पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री है उस डिग्री की लेंथ तक यदि कोई एरर आ जाती है या उससे कम तो वो डिटेक्ट हो जाएगी 100%। उस डिग्री से ज़्यादा, उस डिग्री के अंदर जितना नंबर है उसकी लेंथ से ज़्यादा यदि कोई एरर आ जाती है तो वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी डिटेक्ट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो डिटेक्ट हो जाए। तो ये परफॉर्मेंस है किसकी, CRC की। CRC अब यहाँ ख़त्म होता है, आगे हम शुरू करते हैं चेकसम। चेकसम के अंदर क्या है, ब्लॉक्स बना लिए जाएंगे। सपोज करो बहुत लंबी सीक्वेंस है तो n बिट का एक सीक्वेंस, n बिट का एक ब्लॉक, n बिट का दूसरा ब्लॉक, n बिट का तीसरा ब्लॉक, n बिट का चौथा ब्लॉक, n बिट का पांचवा ब्लॉक, ऐसे करके k ब्लॉक्स बन जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स k हो जाएंगे। और उन सब के अंदर क्या है, आपको यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन कुछ नहीं होता, सिंपल एडिशन होता है, बस वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर यदि कोई कैरी आ गया तो वो कैरी नीचे आके जो रिमेनिंग आंसर है उसके अंदर ऐड हो जाता है। सपोज करो आपने 11001 और 10110 इनको ऐड किया है, सपोज करो आप, तो क्या होगा, सिंपल एडिशन है, 1 1 1 1 और 1 + 1 0 होता है। ये कैरी आ गया, ये कैरी आ गया, ये कैरी यहाँ से हटके यहाँ चला जाएगा और ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा। 1 1 0 1 1 1 कैरी आ गया था, 1 और 1 0, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। समझे आप, 1 और 1 0, 1 कैरी चला जाएगा,
1 कैरी, 1 और 1 फिर 0, फिर 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 1 फिर 0, फिर 1 कैरी चला जाएगा, फिर 1 और 1 0, फिर 1 कैरी यहाँ आ गया तो यहाँ, ये आंसर आएगा वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन का। और कोई आपको सिंपल एडिशन कहे तो ये है। तो क्या है, आपने समेशन निकालना है कैसा, वंस कॉम्प्लीमेंट समेशन निकाल लिया आपने, और वंस कॉम्प्लीमेंट समेशन निकालने के बाद फिर आपने क्या किया, उस जो आंसर आया उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। जैसे ये आंसर आया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लोगे आप, 0 1 1 1 1, ये कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ये जो कॉम्प्लीमेंट आया ना, ये जो कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसको मैं चेकसम बोलूँगा। मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं चेकसम। ये चेकसम है। ये चेकसम अब क्या है कि आपके जो बिट्स हैं उनके ये सारे n बिट n बिट n बिट n सारे जब आ जाएंगे सीक्वेंस, तो साथ में चेकसम लग के जाएगा। रिसीविंग एंड के ऊपर जाके दोबारा से इनको उसी ब्लॉक साइज में तोड़ लिया जाएगा, और अब क्या है, वो चेकसम को इसमें इसके साथ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोबारा से इनका वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन किया जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन करने के बाद, ध्यान से सुनना, वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन वैसे ही किया जाएगा जैसे पहले, लेकिन अब इंक्लूडिंग चेकसम है। याद करो मैंने कुछ LRC में भी ऐसा ही करके दिखाया था। ठीक है, अब इंक्लूडिंग चेकसम है। अब जो चेकसम के साथ जब आप करोगे तो यहाँ जो आंसर आएगा उस आंसर में सभी 1 आने चाहिए, तो इसका मतलब एक्सेप्टेड है। और यदि सभी 1 नहीं आए तो रिजेक्ट है, सभी 1 नहीं आए तो रिजेक्ट है। ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट। अब देखिए रूल्स के अंदर जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट लेके दिखा रखा है सम, जैसे यहाँ पे सम का कॉम्प्लीमेंट लेके दिखाया ना, तो यहाँ भी सम का कॉम्प्लीमेंट लेके दिखा रखा है। यदि सम का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये ऑल 0 होने चाहिए, ऑल 0 होने चाहिए। फिर यदि कॉम्प्लीमेंट लोगे तो सभी 0 होने चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्ट कब होगा, जब सभी 0। समझ गए ना बात। यदि आप सम को देख रहे हो बिना कॉम्प्लीमेंट लिए तो सभी 1 होने चाहिए, सभी 1 होंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपको दोबारा से कॉम्प्लीमेंट, जो तरीका आपने यहाँ किया था समेशन करके कॉम्प्लीमेंट करने का, वही प्रोसीजर आप यहाँ करोगे तो कॉम्प्लीमेंट लेके सभी 0 आने चाहिए। सभी 0 आएंगे, सभी 0 आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि कोई एरर नहीं है, अदरवाइज एरर है। ध्यान रखना इसका, ये डायग्राम के अंदर यहाँ पर 1 दिखा रखा है, जब रूल्स की बात करोगे तब वहाँ 0 दिखा रखा है, सभी 0 होंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। वहाँ ये ध्यान देना, वहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट करके दिखा रखा है। ठीक है, अब ये रूल आ गए। के सेक्शंस में हर एक के n बिट के अंदर हर एक होंगे, उनको ऐड कर लिया जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन बता दिया मैंने। वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन क्या होगा, सम इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड बिकम्स द चेकसम, और चेकसम इज सेंट विद द डाटा। चेकसम को डाटा के साथ भेज दिया जाएगा। रिसीविंग एंड के ऊपर दोबारा से क्या होगा, उनको n बिट के साइज के ऊपर ब्रेक कर लिया जाएगा। अब जो सेक्शंस होंगे वो k+1 सेक्शन होंगे, क्योंकि एक साथ में चेकसम भी होगा। ऑल सेक्शंस आर एडिड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट टू गेट द सम। द सम इज कॉम्प्लीमेंटेड, सम का कॉम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे k+1 सेक्शंस हैं, जो 1 है वो चेकसम का है। चेकसम का है, तो यहाँ जो है जो ब्लॉक्स हैं वो k+1 हो जाएंगे। तो यहाँ यदि कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले देखोगे तो सभी ऑल 1s होने चाहिए, ऑल 1s। ऑल 1 है तो एक्सेप्ट। और यदि कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद देखोगे तो सभी 0 होने चाहिए, और तब एक्सेप्ट होगा। यदि कुछ भी चेंज हुआ, थोड़ा सा भी कोई एक बिट भी चेंज होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। परफॉर्मेंस क्या है, चेकसम डिटेक्ट्स ऑल एरर इन्वॉल्विंग एन ऑड नंबर ऑफ बिट्स। सभी एरर को डिटेक्ट कर लेगा। इट डिटेक्ट्स मोस्ट एरर्स इन्वॉल्विंग एन इवन नंबर ऑफ बिट्स। मोस्टली एरर्स जो इवन नंबर ऑफ बिट्स पे भी आएंगे उनको डिटेक्ट कर लेगा। इफ 1 or more bits of segment are damaged and corresponding bit or bits of opposite value of the second segment are also damaged, the sums of those columns will not change and the receiver will not
डिटेक्ट द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमारी उसमें आई थी, HRC में आई थी, वही इसमें यहाँ पे लिमिटेशन है उसकी कि यदि सेम जगह पे एरर आ जाती है ब्लॉक्स के अंदर तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। तो ये उसकी लिमिटेशन है। एरर करेक्शन क्या होगी? एरर को डिटेक्ट कर तो लिया, डिटेक्ट करने के बाद उसको करेक्ट भी वो अपने आप हो जाए। मतलब एरर डिटेक्ट करने के बाद ये ज़रूरत ही ना पड़े कि सेंडर को ये बोला जाए कि दोबारा भेजो डाटा को। अपने आप ही रिसीवर कैपेबल होना चाहिए कि वो उसको दोबारा से, उसके वहाँ कोई एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए कि वो उस एल्गोरिदम को रन करे और एरर अपने आप डिटेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये अपने आप एरर को करेक्ट कर लेगा। सिंगल एरर करेक्शन का मेथड आपके स्कोप में है, आपके सिलेबस के स्कोप में है। तो सिंगल एरर करेक्शन का मेथड आप हेमिंग कोड आप पढ़ोगे, और हेमिंग कोड के लिए मैं लिंक दूंगा नीचे, तो उस लिंक के ऊपर जाके आप मेरे वीडियो दे रखा है मेरा बनाया हुआ, उसके अंदर मैंने कवर किया है, तो उसके अंदर आप इसको देखिए। वहाँ से आप हेमिंग कोड्स या सिंगल बिट एरर करेक्शन कोड आप देखेंगे। और यहाँ पर हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।